नमस्कार दोस्तों, आंसर राइटिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 में, उसे हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। हमने 2018 से शुरू किया था और 2020 तक हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि 2021 में जीएस पेपर 1 से जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बखूबी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और निरंतर जो है आगे अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मेहनत करके आगे ले जा रहे होंगे। क्योंकि आप लोगों के पास जब रिजल्ट आ जाएगा प्री का तो उसके बाद समय बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी से ही अगर क्वेश्चन आंसर राइटिंग जारी रखते हैं तो अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपको पकड़ आसानी से हो जाएगी। और चूँकि सिलेबस इसका बहुत ही ज़्यादा लेंदी है तो आपको बिना समय गंवाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। चूँकि आप देखोगे तो जीएस में भी आपके 6 पेपर हो जाते हैं। तो जब तक आप जो है अभी से अपनी तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो फिर रिजल्ट आने के बाद तो आपके पास बहुत ही टाइम कम मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग कुछ और भी मुद्दे को बात कर लेते हैं कि हमें अपने पेपर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप जब अपने घर में कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो आपको चाहिए कि A4 साइज का जो पेपर होता है वाइट वाली, उसमें ही आप प्रैक्टिस करें। चूँकि एग्जामिनेशन में जो आपको एक जो फॉर्मेट मिलेगा वो सेम उसी टाइप का मिलेगा। तो अगर आप रूलिंग पेपर में या फिर आप जो हिंदी का पेपर होता है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अभी से प्रयास करें कि A4 का जो साइज पेपर आता है उसी में प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा ना लगे कि ये हमारे लिए कुछ नया है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय कि कुछ शब्द आपको जैसे इंग्लिश के आ रहे हैं वो याद हैं आपको, लेकिन उसका हिंदी आप नहीं जान पा रहे हैं। तो इसमें आपको ये करना चाहिए कि उसमें जो आंसर लिखेंगे तो कोशिश आपका ये होना चाहिए कि आप भले लिखें इंग्लिश में, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप भले ही उस इंग्लिश के वर्ड्स को लिखें लेकिन आपका जो लिपि होना चाहिए वो देवनागरी होना चाहिए। हालांकि आप उसके ब्रैकेट में इंग्लिश शब्द का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो भी स्क्रिप्ट लिखें वो आपका देवनागरी अगर है तो देवनागरी में ही लिखें। अगर आपका अंग्रेजी है तो उसी प्रकार से, अगर आपको कोई इंग्लिश का शब्द नहीं आ रहा है, आप वो हिंदी जान रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसे आप इंग्लिश या फिर जिसे आप रोमन कहते हैं उसमें भले ही आप लिख दो, लेकिन उसके ब्रैकेट में आप दूसरे लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ ऐसी बात बताएं जो कि आपको प्रश्न उत्तर लिखते समय मन में आता होगा। एक बात हम आपको और भी बता दें कि हम लोग जो भी पीवाईक्यू कर रहे हैं इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप देखोगे आगे भी जो एग्जाम होंगे आपके जो 2025 में होने वाले हैं आपके मेंस में, उसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगा। भले ही वो क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखोगे कि कमोबेश क्वेश्चन पूछने का जो थीम है वो लगभग लगभग वही रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2018 से 24 तक हम लोग जो बताएंगे उसी में आपको पता चल जाएगा कि जो 2018 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी थीम के बेसिस पे 2020 हो 22 हो इसमें पूछते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें तो 2018 के क्वेश्चन में हमने एक देखा था कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उसका भारतीय समाज पर आपको क्या प्रभाव पड़ा था। तो उसी के कमोबेश आप देखोगे कि थोड़ा जो है उस थीम को घुमाते हुए 2021 में प्रश्न पूछ दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति का सामाजिक, आर्थिक और भारतीय जीवन पहलू पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आपको बताना है। हालांकि आपको इस बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है वो भी इसी से मिलता जुलता है। तो हम इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, थीम जो है आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक विषय सिर्फ हिस्ट्री की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी विषयों में कमोबेश इसी प्रकार के पैटर्न को दोहराया जाता है। तो इससे आपको ये समझदारी बनाने में भी आसानी हो जाएगी कि आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले पीवाईक्यू करवा दें आप लोगों को, फिर हम लोगों के पास अगर टाइम बचेगा तो कोशिश करेंगे हर एक सेक्शन से आपको 2-2 सेट प्रैक्टिस करवा दे। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ जैसे एंशिएंट से 2 सेट लेंगे उसमें 6-6 क्वेश्चन होगा, फिर मेडाइवल से, मॉडर्न से और इसी प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री से। यानी हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि कम से कम 2-2 सेट सबका लें और आपको प्रैक्टिस करवाएं, ताकि जितना आप अभी अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे
उतनी ही आपको आसानी होगी, उतनी आपका जो है दायरा बढ़ेगा और प्रश्न उत्तर लिखते समय आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए, हम लोगों ने ये आपको बेसिक बातें बताई। अब आते हैं और 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं कि उसका फॉर्मेटिंग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम एक बार प्रश्न आपको पढ़ के सुना देते हैं। 2021 में जो प्रश्न आया है, पहला क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति थी। बात बिल्कुल सही है। आगे पूछा जा रहा है कि जिसने लोगों के जीने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। सबसे पहले अगर आप ये कर सकते हैं कि जो आपको मेन पॉइंट लगे उसे आप अंडरलाइन कर ले। तो यहाँ पे जैसे औद्योगिक क्रांति की बात हो रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि ये जो है ना केवल तकनीकी क्रांति थी बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति थी। और तीसरी बात जो इसमें कहा जा रहा है कि लोगों के जो जीवन जीने का ढंग था उसे परिवर्तित कर दिया था। तो इससे हमें यह सुविधा मिली कि हमने जब अंडरलाइन किया तो अब मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहेगा कि हम जो भी इसमें पॉइंट देंगे वो इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, ना कि हम इससे बाहर चले जाएं, क्योंकि हमें जो पूछा जा रहा है हमें उसी पे फोकस रहना है। इसका दूसरा रीजन भी है, अगर हम इससे इतर जाएंगे तो हमारे पास वर्ड्स की एक लिमिट है। जैसे कि पहले के जो 3 क्वेश्चन है उसमें मात्र आपको 125 शब्दों में आंसर देना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जिसमें 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। तो अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे तो मूल जो शब्द हैं उसी पे ख़त्म हो जाएंगे। तो या तो आपके पास शब्द की सीमा कम हो जाएगी या फिर आप ज़्यादा शब्दों में लिखना चाहेंगे, जो कि दोनों ही ठीक नहीं माना जाता है। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम लोग 2D पॉइंट ही रहें और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी के ऊपर हम लोग केंद्रित रहें। तो इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो अब बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने केवल तकनीकी क्रांति नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तकनीकी में क्या क्या परिवर्तन आए, पहले ये हम उनको समझा देंगे। तकनीक की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि इस समय रेलवे, डाक, तार, ये सब का प्रचलन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति का देन था। हम लोग यहाँ पे न केवल भारतीय क्षेत्र बल्कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्रभाव पड़ा है उसे भी थोड़ा इंक्लूड करेंगे ताकि आपके आंसर में थोड़ा वजन बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा पूछा भी नहीं गया है कि आपको भारतीय क्षेत्र के बारे में ही बताना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा भाग हमारा रहेगा भारत के ऊपर फोकस। और एक बात हम आपको और भी बता दें, भारत रहे या फिर विश्व के कोई और देश, औद्योगिक क्रांति होगा या फिर इस प्रकार के जो भी तकनीकी परिवर्तन होंगे तो उसका इम्पैक्ट लगभग सभी क्षेत्रों पर लगभग आप मानो तो एक जैसा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी भी नहीं है कि किसी एक देश का नाम दिया जाता है या फिर किसी क्षेत्र विशेष की चर्चा हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बताया, पहला पॉइंट आना चाहिए कि रेलवे, डाक, तार, इस सब का जो आविष्कार होने लगा, इससे अब हम आगे बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ा। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये तकनीकी रूप से परिवर्तन आ रहे हैं। और भी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो भी कपड़े बनाने होते थे उसके लिए पावर लूम बनने लगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि स्टीम इंजन जो कि व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे, ये जल वाले जहाज होते थे जिससे माल को ढोकर एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता था। चूँकि उस समय परिवहन का वही साधन प्रचलित था, चाहे वो आप नाव कहो, तो उसके बाद जो है स्टीम इंजन आया है। तो इसका आविष्कार औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने लगा। इसका कारण ये था कि एक क्षेत्र से दूसरे जगह बहुत ही तीव्र गति से पहुंचा जा सके। इसलिए आप देखोगे कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। और भी अगर आप देखो तो सूत काटने के मशीन, चरखा इत्यादि का इस समय जो है आविष्कार होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये सब जो है नई नई क्रांति जो कि आपको तकनीक के रूप में देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो पूछा जा रहा है, ना केवल तकनीकी क्रांति था बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी था। तो हम इसमें बताएंगे कि आखिर कैसे जो था ये सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी था। हम ज़्यादा नहीं 50-50 वर्ड लिखेंगे
और इसे 3 सेक्शन में जैसे कि हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला औद्योगिक क्रांति और उसमें जो तकनीकी क्रांति आई उसमें हमने एक्सप्लेन किया, उसमें आप 50 शब्द ले सकते हो। दूसरा हम जो अभी बताने जा रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति, इसमें भी आप 50 शब्द खर्च कर सकते हो। तो सामाजिक क्रांति क्या है, कैसे है और आपको इस समय क्या देखने को मिलता है वो आपको बताना होगा। और दूसरी तरफ आपको आर्थिक क्रांति बताना होगा और इसमें क्या परिवर्तन आपको दिखता है वो भी आपको बताना होगा। तो सामाजिक क्रांति ऐसे हुआ कि पहले लोग जो है ग्राम में निवास करते थे और उनके आजीविका का मेन जो सोर्स होता था वो एग्रीकल्चर होता था। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति हुआ उसमें आप देखोगे कि शहरीकरण इसकी प्रवृत्ति बढ़ गई और दूसरी तरफ आप देखोगे तो गांव से शहर की तरफ पलायन बढ़ गया, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और भी अगर हम बात करें सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए तो आप देखोगे कि अंग्रेजी शिक्षा, आप कह सकते हो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ। इसके लिए आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा भी होगा कि 1835 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया था। चूंकि उस समय हम लोग उपनिवेश थे ब्रिटिश के, तो उस समय एक ब्रिटिश विद्वान थे जिनका नाम था मैकाले, लॉर्ड मैकाले। इनके नेतृत्व में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और उसी के अनुरूप अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए भारतीयों को, इसकी जो है परिकल्पना की गई थी और बाद में हालांकि इसी के आधार पर भारतीयों को शिक्षित भी किया गया था। तो आप ये बता सकते हो कि सामाजिक क्रांति के रूप में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एक आपको इसमें महिलाओं का कह सकते हैं योगदान, महिलाओं की भूमिका बढ़ी, क्योंकि आप देखोगे तो औद्योगिक कारखाने में सस्ते मजदूर की आवश्यकता होती है ताकि उनका लागत बहुत कम हो और इसमें इन्होंने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लिया। इस वजह से आप देखोगे कि भारतीय समाज में एक नए प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेगा कि अब महिलाएं भी गांव से शहर की तरफ पलायन कर रही हैं और उनका योगदान आपको औद्योगिक क्षेत्र में दिख जाएगा। अब जो दूसरा बात यहाँ पे कहा गया है आर्थिक क्रांति कैसे था, तो उसे भी ज़्यादा नहीं हम लोग 2-3 लाइन में बताएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। चूँकि पहले जब हाथ से मतलब कोई भी काम किया जाता था तो बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा समय लगता था, लेकिन मशीन आ जाने के फलस्वरूप इसका आप देखोगे कि बहुत ही लार्ज लेवल पर उत्पादन होने लगा और टाइम का भी बचत होने लगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्थिक क्षेत्र में एक क्रांति तो थी ही। इसके साथ ही आप देखोगे कि इसके पश्चात कारखाना बनने लगे और इतना उत्पादन अधिक होने लगा कि व्यापार इनका अंतर्राष्ट्रीय हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि पहले इतना ही उत्पादन होता था कि अपने लोग ही उसे खा पाते थे और वो ज़्यादा अधिशेष उत्पादन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मशीन बनने लगा और मशीन से जो बने उत्पाद होते थे वो तो बहुत अधिक मात्रा में होते थे और अब इतना होने लगा कि उनकी ज़रूरत को पूरा करने के बाद भी बच जाते थे, जिसे आप देखोगे तो बाहर में बेच के मुनाफा कमाया जा सकता था। तो आर्थिक क्रांति के रूप में सबसे जो बड़ा परिवर्तन आया, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ज़्यादा नहीं, इतना पॉइंट हम लोग इसमें लिख देंगे कि आखिर सामाजिक और आर्थिक क्रांति कैसे थी। और इसका अगला और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जीने के ढंग को, यानी जो लाइफ था उसको कैसे चेंजिंग किया, वो हम 2-4 पॉइंट में बता के आगे निकल जाएंगे। तो हम इसमें आगे बताते हैं। तो इसमें हम लोग जो बताएंगे जीने के ढंग में क्या परिवर्तन हुए, जीने के तरीके में परिवर्तन। सबसे जो बड़ा परिवर्तन आया है आप देखोगे, इसे अभी वर्तमान से जोड़ के इसमें बता सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो एकल परिवार की संकल्पना, एकल परिवार जिसे आप इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हो। चूँकि पहले आप देखोगे तो लोग जो है आपस में समूह में या फिर 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आई उसमें आप देखोगे कि जो लोग हैं वो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ और उनके जो बच्चे होते हैं वो एक साथ रहते हैं और जो उनके माता पिता होते हैं वो ज़्यादातर आप देखोगे तो गांव में ही निवास करते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न हुई है कमोबेश आप देखोगे तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो नया परिवर्तन आया है
उसमें भौतिकतावाद ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों के पास पैसा आया तो उसके पश्चात आप देखोगे कि दिखावा वाला जीवन ये आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे ओल्ड एज होम। इसका मतलब ये हुआ कि जो बूढ़े हो जाते हैं यानी माता पिता, उनको आप देखोगे कि ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक क्रांति के बाद। उसी प्रकार से आप देखोगे अपने चाइल्ड के देखभाल के लिए दाई माँ जैसा जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी आपको कमोबेश इसके पश्चात ही देखने को मिलते हैं। और भी हम इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक नए वर्ग को जन्म दिया। जैसे कुछ लोग जिनके पास उद्योग धंधा अपना होता है या फिर जो उस फैक्ट्री के मालिक होते हैं उसे पूंजीपति कह सकते हो, तो पूंजीवाद का उदय कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो उस कारखाने में काम करते हैं उसे आप कह सकते हो मजदूर या फिर श्रमिक वर्ग। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये सब परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों के बीच एक अन्य वर्ग का उदय होता है जिसे मध्यम वर्ग, यानी ये शिक्षित वर्ग होते हैं। और कह सकते हैं कि आप एक तरह से वो चाहे लिपिक के रूप में हो या फिर इन दोनों के बीच में उत्पादन को आगे बढ़ाने में सहायक के रूप में हो। तो इन सभी वर्गों का उदय आपको कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के पश्चात देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन में जो जरूरत थी आपको ये 3 डायमेंशन लेना था और इसी तीनों डायमेंशन के ऊपर बात करनी थी। हालांकि आपको एक बात हम बता दें कि जरूरी नहीं है कि हमने जो जो पॉइंट बताया वही सही है और आप जो है अपना तर्क नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अगर कुछ लॉजिक इसमें लगता है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। हमने बस एक ऐसा जो है आपको फॉर्मेटिंग बताया कि इस जो है पॉइंट पे हमें बात करनी चाहिए। आपका अपना भी लॉजिक हो सकता है और आप जो है इसको अपने तरीके से पुष्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका कि बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। इसमें आप देखोगे तो ओनली जो है 2 डायमेंशन है। पहला जो डायमेंशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि बाल्कन संकट क्या है, और दूसरा जो डायमेंशन है इस बाल्कन संकट का क्या योगदान था प्रथम विश्व युद्ध कराने में। इसी 2 पॉइंट के ऊपर आपको केंद्रित रहना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो हम अगर बात करें इसके पहले पॉइंट की, बाल्कन संकट क्या है, तो इसमें हमें जो बताना है सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर ये बाल्कन है क्या। तो बाल्कन आप देखोगे तो दक्षिणी और पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र था उसे बाल्कन क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 1299 से लेकर लगभग अगर बात करें तो 19वीं सदी तक यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य था। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक ओटोमन साम्राज्य जब धीरे धीरे कमजोर होने लगा तो आप देखोगे कि इस क्षेत्र में तो धीरे धीरे यहाँ पर राष्ट्रवाद फैलना आरंभ हो जाता है। चूंकि आप देखोगे तो ये ओटोमन साम्राज्य जो है वहाँ पर बहुत ही अलग अलग निर्जातीय लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर निवास करते थे, जो कि लंबे समय से एक जगह पर रह रहे थे। इसी के पश्चात आप देखोगे कि वहाँ पर इन लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति एक भावना जागना आरंभ हो जाता है। उसी का परिणाम आपको बाल्कन संकट के रूप में दिखेगा। और एक बात और भी इसमें निहित है कि इन लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना आरंभ होती है उसमें कुछ महाशक्तियों का भी योगदान होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ के जो एक जाति है जिनका नाम है स्लाव, तो उनको लेकर यहाँ पे जो रूसी साम्राज्य थे उन्होंने सर्व स्लाव जाति का एक नारा दिया और उन्हें एक करने के लिए या फिर आप कह सकते हो कि उनके एकीकरण के लिए रूस ने उसे भड़काना आरंभ कर दिया, जिस वजह से आप देखोगे कि एक नया आंदोलन इस बीच में आरंभ हो जाता है जिसे सर्व स्लाव आंदोलन भी कहा जाता है। इसे भी आप बाल्कन संकट से ही जोड़कर देख सकते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस क्षेत्र में अलग से जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना उभरने लगती है उसी का परिणाम है कि इस क्षेत्र का धीरे धीरे आपको पतन होते हुए या फिर विखंडन होते हुए नजर आ जाएगा, जो कि आपको बाल्कन संकट कहलाता है। तो ये हमारा होना चाहिए पहला पॉइंट जो कि आपको बाल्कन संकट में बताना है। अब आपको ये बताना है कि आखिर ये बाल्कन संकट कैसे प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो उसमें आपको ये बताना है, चूंकि इस क्षेत्र में तो राष्ट्रवाद की भावना चल ही रही थी,
और दूसरी तरफ ये लोग अपने आप को ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र तो घोषित करना चाहते थे। और तीसरी बात हमने ये भी बताया कि अलग अलग जो महाशक्तियाँ थी, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो या फिर रूस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार की भावना को और उभार रहे थे, जिस वजह से आप देखोगे कि ये लोग बार बार जो है स्वतंत्र होने की अपील कर रहे थे। इसी के बीच घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि सेराजेवो सेराजेवो जो कि आपको बोस्निया हर्जेगोविना एक देश है जिसकी राजधानी सेराजेवो है। वहाँ पे ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं उनका नाम है फर्डिनेंड आर्कड्यूक। क्या नाम है? फर्डिनेंड आर्कड्यूक। ये घूमने आते हैं अपने वाइफ के साथ। लेकिन इसी बीच सेराजेवो नामक स्थल पर यहाँ के जो राष्ट्रवादी होते हैं वो इनकी हत्या कर देते हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में एक विद्रोह पनपना आरंभ हो जाता है। चूंकि ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, चूंकि ये ऑस्ट्रिया के होने वाले अगले राजकुमार थे, इस वजह से ऑस्ट्रिया ने इसका पूरा दोष बोस्निया हर्जेगोविना पर लगा दिया और इनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद घटना इस प्रकार से होती है कि आप देखोगे कि बोस्निया हर्जेगोविना के सपोर्ट में रूस आ जाता है इसी मुद्दे को लेकर। और चूंकि आप देखोगे फर्डिनेंड आर्कड्यूक जो कि ऑस्ट्रिया के होने वाले अगले जो राजकुमार थे, तो इनके सपोर्ट में जर्मनी आ जाता है और धीरे धीरे तनाव इस प्रकार से बढ़ जाता है कि आप देखोगे कि दोनों अलग अलग गुट का निर्माण कर लेते हैं। इस गुट में आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी हो जाते हैं। उसी तरह आप देखोगे तो इन क्षेत्रों को लेकर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आपस में लामबंदी करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना आक्रामक हो जाते हैं कि आप देखोगे कि यही घटना प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आप देखोगे कि ये सेराजेवो जो हत्याकांड है वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में जाने भी जाते हैं और इसी के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट भी हो गया था। तो यही पॉइंट आपको इसमें रखना था और आपका आंसर पूरा हो जाता। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने इन पॉइंटों को यहाँ पर रखा। एक बात इसमें और भी बता सकते हैं, जैसे कि बाल्कन क्षेत्र के तहत कौन कौन देश आते थे, तो उसमें आप एक उदाहरण देकर जा सकते हैं, जैसे कि अल्बानिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी चर्चा तो हम लोगों ने किया ही, इसी प्रकार से क्रोएशिया हो गया, माउंटेनिग्रो हो गया और सर्बिया हो गया। ये सब आप कह सकते हैं कि बाल्कन क्षेत्र के तहत आते थे जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम होती थी। और इसमें हम लोगों ने तो आपको बता ही दिया, चूँकि यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म या फिर आप कह सकते हैं निर्जातीय समूह के लोग रहते थे, जिस वजह से इस प्रकार की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तो ये हमारा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था उसे भी आप देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलनों ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग किया। सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि 19वीं सदी में जो पुनरुद्धार आंदोलन हुआ था उसमें कौन कौन से संगठन थे, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आखिर इन संगठनों ने भारतीय पुनर्जागरण कैसे लाया या फिर भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन लाया कि भारत का जो अभी विकास देख रहे हैं वो कमोबेश उसकी देन है। तो बस ये 2 पॉइंट हैं। आपका ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सीधा है तो इसमें इधर उधर की बातें ज़्यादा लिखनी भी नहीं है। आइए डायरेक्ट हम आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस समय जो भी आंदोलन हुए थे उसमें किन व्यक्तियों की भूमिका थी और वो कौन कौन से संगठन थे। ठीक है, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। तो इस समय जो प्रमुख संगठन दिखेंगे उसमें आपको आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, एक आपका हो गया मुस्लिम धर्म से संबंधित अगर हम बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन, उसी प्रकार से एक था देवबंद आंदोलन, ये आपके प्रमुख संगठन थे जो कि आपको 19वीं सदी में दिख जाएगा। अगर हम बात करें आर्य समाज की तो ये 1875 ईस्वी में दयानंद
सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की तो ये आपको 1828 में दिखेगा और इनकी स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें आप देखोगे तो आधुनिक पुनर्जागरण जो भारत में हुआ है उसका अग्रदूत या फिर पितामह भी इन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। चूँकि आधुनिक भारत की जो सोच है या फिर उस समय जो बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया था, चाहे वो विधवा विवाह प्रथा हो या फिर अगर हम बात करें तो स्त्रियों की अधिकार की बात हो, तो इन्होंने ही सबसे पहले संगठित होकर इस प्रकार के विचार लाने का काम किया था, चाहे वो सती प्रथा का उन्मूलन हो। तो इसलिए आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की तो इन्होंने भी महिला शिक्षा, समाज में समानता, इस प्रकार के मुद्दों को उठाया था और इनका जो एक संगठन था जिसे आर्य समाज कहते हैं। इसी में आप देखोगे कि दयानंद सरस्वती के जो शिष्य हुए हैं उन्होंने डीएवी कॉलेज के माध्यम से, डीएवी कॉलेज या फिर कह सकते हो डीएवी स्कूल, इसके माध्यम से इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रसार किया और चाहे वो महिला हो या फिर सामाजिक जो असमानता है उसे दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। उसी प्रकार से अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की तो इसके तहत स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने का काम किया और जो गरीब हैं उनकी सेवा के लिए प्रयास किया। और इन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है या फिर सक्षम है तो उनका कर्तव्य बनता है कि जो समाज के पिछड़े और गरीब लोग हैं उनके पुनरुत्थान के लिए कार्य करें, चूँकि उन्हें ईश्वर ने इस प्रकार की शक्ति इसीलिए प्रदान की है। तो आप देखोगे कि इन्होंने इसके माध्यम से समाज को जगाने का काम किया और अपने समाज में प्रगतिशील विचारों को लाने का काम किया। उसी प्रकार से अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसके नेता थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने भी इस्लाम समाज में जो कुरीतियाँ थी, चाहे वो अगर बात करें तो बाल विवाह, बहु विवाह मतलब एक से अधिक स्त्रियों से शादी, या फिर अगर आप उल्टा अगर बात करें तो एक से अधिक पुरुषों से शादी, ये भी हो सकता है। ये प्रथा एक और था जैसे पर्दा प्रथा, इन सभी का इन्होंने विरोध किया और अपने समाज को किस प्रकार से आगे लाया जाए इसके लिए इनके द्वारा प्रयास किया गया। और इसी के साथ आप देखोगे तो इन्होंने भी महिला शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना, महिला शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और इसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो पहला आपका सेक्शन होना चाहिए उसमें इन सभी मुद्दों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे तो अलग अलग लोगों ने और भी काम किए हैं, जैसे ईवी रामास्वामी नायकर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए और सावित्रीबाई फुले हो गए। तो इन्होंने भी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो इन सभी लोगों को आप उदाहरण दे सकते हैं। अब जो दूसरा सेक्शन इसमें आना चाहिए कि आखिर भारत के विकास में इसका क्या योगदान था या फिर कैसे सहायक सिद्ध हुआ, वो आपको बताना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि समाज के विकास में किस प्रकार से इनका योगदान था। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर भारत के विकास में इसका योगदान कैसे था। जैसे कि अगर हम सामाजिक बात करें योगदान कैसा रहा, अलग अलग हम इसका सेक्शन बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। राजनीतिक इधर बना लेते हैं, इधर आर्थिक बना लेते हैं, फिर हो गया सांस्कृतिक, और फिर देख लेते हैं राष्ट्रवाद के विकास में इनका क्या योगदान रहा। इसी के साथ जुड़ जाता है शिक्षा, धर्म और प्रेस। अगर हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख लेंगे तो हमारा उत्तर पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सामाजिक तौर पे क्या देखने को मिलता है, तो समाज में पहले से जो चली आ रही थी पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी को लेकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाने में मदद मिली, जो कि सामाजिक विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य तत्व हो जाता है, जो कि आपको ये 19वीं सदी में जो पुनरुद्धार आंदोलन शुरू हुआ था उसी का कमोबेश परिणाम माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो इधर आप देखोगे कि भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई है, कहीं ना कहीं इसके बेस में ये 19वीं सदी का आंदोलन काम कर रहा था, जिसके फलस्वरूप आपको दिखेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी एक बहुत ही बड़े संस्था की स्थापना होती है और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये था भारत के विकास में राजनीतिक योगदान क्या है, आप कह सकते हो यहाँ पे। अब अगर हम अगला पॉइंट बात करें, उसमें आता है आर्थिक। अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो उसमें भले ही मुट्ठी भर विकास हुआ, लेकिन आधुनिक जो उद्योग लगे हैं, आधुनिक उद्योग, चाहे वो कपड़े से संबंधित हो या फिर स्टील, इस्पात, जो भी हो, या फिर जैसे टिस्को का एक उदाहरण दे सकते हैं, तो कमोबेश आप देखोगे कि तो इसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय जो पुनरुद्धार आंदोलन हुआ था 19वीं सदी के दौरान, उसी से जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो इसका आप कह सकते हो इसके विकास में इतना योगदान था। सांस्कृतिक विकास की अगर बात करें तो अपने इतिहास के प्रति गौरवान्वित होने का जो अवसर मिला, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें आपको दिख जाएगा। अब आती है बात राष्ट्रवाद की। तो हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इनका भी जड़ आपको इसी में मिल जाएगा, चाहे वो इसकी पहली अभिव्यक्ति 1857 की क्रांति हो या फिर पहले जो हम लोगों ने बात किया था कांग्रेस की स्थापना, तो ये सब मुद्दा इसे से आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। शिक्षा की विकास की बात करें तो भले ही अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा दिया गया अंग्रेजी में, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, खास करके पुनरुद्धार आंदोलन में, जो लोग इस बात के लिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालते थे, उसी की परिणति थी कि भारत में 1835 में, चाहे वो मैकाले आयोग हो या फिर 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जो आता है, वो कहीं ना कहीं इसी की परिणति आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास किए हैं, तो कह सकते हो आप इसकी पृष्ठभूमि उसमें निहित थी। धर्म के क्षेत्र की विकास की बात करें तो उसमें भी आपको जो उसमें विद्यमान कमियां थी, उसे भी इन लोगों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, यानी वेदों में जो लिखा हुआ है या फिर जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें जो कही गई बात है, उसे तार्किक रूप से व्याख्या इन लोगों के द्वारा किया गया। और सामाजिक विषमता या फिर महिलाओं को जो शिक्षा देने से रोका जा रहा था या फिर आप कह सकते हो कि उनका शोषण किया जा रहा था, तो उसे एक नया व्याख्या देने का प्रयास किया गया और समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसी में दिख जाएगा। और इसी का परिणाम था कि भारत में प्रेस का भी विकास हुआ। और इसमें आप इसमें कुछ उदाहरण दे सकते हो, जैसे मराठा हुआ, केसरी हुआ, मेरातुल हुआ, ये सब अखबार अगर निकल कर आए तो कहीं ना कहीं इसके गर्त में आपको ये पुनरुद्धार आंदोलन निहित नजर आएगा। तो इन सभी मुद्दों को आपको यहाँ पर लिखना था और आपका आंसर पूरा हो जाता। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदानों का मूल्यांकन करें। यानी इसमें आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी थे, उनका क्या योगदान है भारत के आज़ादी में। आज़ादी कहने का मतलब, चूंकि वो तो एक दिन में मिला नहीं था, ये लंबे संघर्ष की कहानी है, तो उन संघर्ष में उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी थे उनका योगदान आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें हमें जो बताना है, ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा इधर उधर करने की बात भी नहीं है। तो इसमें आपको बताना है HRA, जो कि बाद में HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि बाद में इस एस का मतलब हो जाएगा सोशलिस्ट। ये हो गया था, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में बन गया था। ये जो संस्था था, कहीं ना कहीं इसका संबंध उत्तर प्रदेश से था, क्योंकि इसमें जितने भी क्रांतिकारी थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो संबंध था वो उत्तर प्रदेश से था। और ये संगठन जो स्थापित भी हुआ था वो आपको कानपुर में हुआ था। तो आप देखोगे, आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे कि कैसे इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना भूमिका निभाया। इस संगठन से जुड़े हुए लोगों का कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, सचिंद्र सान्याल हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी हो गए, जो कि HRA SRA से जुड़े हुए थे, आप इनका नाम दे सकते हो। बाद में हालांकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग भी इनसे जुड़े हुए थे, तो आप ये बता सकते हो। दूसरा जो आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए दल का उदाहरण दे सकते हो
उसमें है काकोरी कांड। काकोरी रेलकांड भी इसे कहा जाता है। ये आपको लखनऊ से संबंधित था। इसमें घटना ये होती है कि लखनऊ से जो ब्रिटिश सरकार की, वो चाहे राइफल हो, बम हो, यानी सेना से जुड़े हुए सामग्री जा रहे थे, उसे और इसके साथ ही कुछ पैसे भी थे, जिसे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा लूट ली जाती है। और इनका संबंध भी चूंकि उत्तर प्रदेश से है, तो इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। इससे जुड़े हुए अगर कुछ क्रांतिकारियों का हम उदाहरण देना चाहें तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, और आप बता सकते हैं कि रोशन सिंह, जो कि काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। हालांकि इसी रेल कांड के बाद इन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी, तो आप बता सकते हो कि इनका संबंध लखनऊ से था, तो यूपी से हो ही गया। इसमें अगर आप अगला उदाहरण देना चाहें तो असहयोग आंदोलन के समय एक घटना हुई थी जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, इसका भी संबंध उत्तर प्रदेश से था। ये घटना अगर हम बात करें तो 1922 ईस्वी की है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित था। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ के जो एक थाना था जिसमें क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगा दी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि 25 से अधिक वहाँ के जो अधिकारी थे या फिर पुलिस बल थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था। तो ये भी जुड़ जाता है आपको राष्ट्रीय आंदोलन से, तो इन बातों को आप बता सकते हैं। और भी अगर आप इसमें बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे कि महिलाओं का योगदान। चूँकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पहले हालांकि इन बातों को ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, लेकिन आप देखोगे जो नया पैटर्न है, चाहे यूपी पीसीएस का हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो इसमें महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को अलग से पूछ लेते हैं। तो आपको चाहिए कि इसमें एक दो का उदाहरण दे दें तो आपका काम बन जाएगा। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महिला थी, उनका नाम दे सकते हैं दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी बोहरा। इनकी अगर योगदान की बात करें तो इन्होंने भगत सिंह की पत्नी, भगत सिंह की पत्नी का भूमिका निभाया था, और इन्होंने भगत सिंह को भगाने में बहुत मदद की थी। तो आप कह सकते हो कि इन्होंने कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की मदद की थी। वहीं अगर हम बात करें तो एक और महिला है जिनका नाम है सुशीला मोहन, सुशीला मोहन। इनका संबंध HSRA से था, यानी ये जो संगठन था। और इसमें आप देखोगे कि इन्होंने क्रांतिकारियों के लिए जो शस्त्र होते थे उसे उपलब्ध करवाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया था। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी बातों को इसमें रख दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यही सभी बातों को आपको यहाँ पर रखना था और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। बस इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन है आपका कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। यानी इसमें दो पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं। पहले तो बताएंगे वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं, और दूसरे में हम बताएंगे कि इन वैदिक साहित्य के माध्यम से हमें कैसे जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करने को मिलता है, या फिर उसका उदाहरण कहाँ पे मिलता है। बस हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बताएंगे वैदिक साहित्य कौन है। तो वैदिक साहित्य आप जानते होंगे, वेद 4 हैं। इसमें आप चारों का नाम लिख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अंत में हो गया आपका अथर्ववेद। वेद का नाम आपको बता देना है। इसी को अध्ययन करने के लिए जो एक बनाया गया है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें आप कह सकते हो कि मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से हो, इसकी चर्चा ब्राह्मण ग्रंथ में है। ये भी आप देखोगे तो वैदिक साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम आप दे सकते हो। और उसके बाद जो एक ग्रंथ की रचना की गई है उसका नाम अरण्यक है, अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल, यानी आप देखोगे ये भी वैदिक साहित्य के तहत ही आता है, लेकिन चूंकि इसकी रचना जंगलों में जाकर की गई इसलिए इसे अरण्यक ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। और लास्ट में जो आता है वैदिक ग्रंथ के तहत, उसमें आप दे सकते हो उपनिषद। तो ये सब जो है वो वैदिक साहित्य हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ये उपनिषद क्या है।
तो उपनिषद में आप देखोगे कि जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो किस प्रकार का कर्म करना चाहिए लोगों को, या फिर आप देखोगे कि ये जो जन्म मरण की जो सिलसिला है इससे कैसे मुक्ति पाए, यानी जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा उपनिषद में की गई है। तो इन सभी को आपको एक बार बता देना है, ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन में। तो पहले पार्ट में हम लोग थोड़ा कम शब्द खर्च करेंगे, दूसरे पार्ट में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको बताना है कि कैसे भारत की जो भौगोलिक सीमा है इसका निर्धारण वैदिक साहित्य के माध्यम से होता है। तो अगर आप देखोगे कि जो भी ये वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इसमें कुछ ऐसे जो है नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम या फिर ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत के बारे में बताया जा रहा है और भारत की सीमाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है जिसे सप्त सैंधव नदी भी कहा जाता है। उसमें आप देखोगे तो सबसे जो पवित्र नदी सिंधु को बताया गया है, उसी प्रकार परुसनी, सतलज, बिपास, चेनाब, वितस्ता, इन सभी नदियों का उल्लेख आप देखोगे तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये सब में मिल जाता है। और इससे पता क्या चलता है कि भारत के उत्तर पश्चिम, जो कि अभी वर्तमान में बात करें तो पंजाब वाला क्षेत्र, इसी क्षेत्र में आपको ये सब नदियाँ दिख भी जाएगी। हालांकि इसमें से कुछ नदियों का नाम परिवर्तित भी हो गया है, जैसे कि परुसनी को रावी भी कहते हैं। तो आप देखोगे कि इसका उत्तर पश्चिम में उल्लेख मिल जाएगा। एक और हम नदी बता देते हैं जिसका नाम है सरस्वती। ये पहले जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में बहती थी, हालांकि अब ये गौण हो चुकी है। तो इन सभी नदियों का उल्लेख आपको मिल जाएगा ऋग्वेद में, जो कि बताती है कि ये उत्तर पश्चिम के जो सीमा क्षेत्र हैं उसमें ये नदी बहती थी। और इससे ये डिसाइड भी हो जाता है कि ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की चर्चा किया जा रहा है। अब आगे आप देखोगे तो कुछ पर्वतों का नाम उल्लेखित किया गया है, मुजबंत और हिमवंत। इसका उल्लेख आप देखोगे तो भारत के उत्तरी सीमा के बारे में चर्चा मिलता है, और इससे पता चलता है कि वर्तमान में जो हिमालय है कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इन साहित्यों के माध्यम से हमें इन क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि भारत की भौगोलिक सीमा किस प्रकार से है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद में हमें कुछ महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मत्स्य, विदेह, कुरु, पांचाल, इन सभी महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से मिल जाती है। इसी शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है एक माधव विदेह कथा, जिसमें चर्चा मिलती है कि आर्यों ने कैसे अग्नि का प्रयोग करते हुए पूर्व तक अपना फैलाव किया। जिसमें अगर हम बात करें तो कुछ नदियों का भी नाम मिलता है, जिसे सदानीरा या फिर अभी वर्तमान में गंडक नदी कहा जाता है। चूँकि अगर बात हम करें तो उस समय जंगलों को जलाने के लिए एकमात्र स्रोत आप कह सकते हो अग्नि थी, इसलिए आप देखोगे यहाँ पर इसमें बताया भी गया है कि कैसे अग्नि का प्रयोग करके जो आर्य थे वो अपना विस्तार पूर्व की तरफ कर रहे थे। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पर बताना है। कुछ और भी इसमें अगर आप उदाहरण देना चाहें तो आप देखोगे कि इन वैदिक साहित्यों के माध्यम से हमें भारत में जो 6 ऋतु विद्यमान थे उसकी भी चर्चा मिलती है, चाहे वो हो गया वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। इन सभी की चर्चा हमें जो है इन वैदिक साहित्यों के माध्यम से मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये भारतीय क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को हम लिख देंगे और हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आइए और देखते हैं हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। इसमें बताना है कि गुप्त काल में कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपको बताने हैं। तो हम आपको बता दें कि गुप्त काल न केवल आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे इतिहासकार इसे स्वर्ण युग का भी नाम देते हैं, क्योंकि इस काल में इतने डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो वास्तुकला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, कि आप देखोगे ये अद्वितीय माना जाता है। इसी काल में आप देखोगे कि मंदिर निर्माण की भी शैली आरंभ हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वैज्ञानिक प्रगति इस काल में ज़्यादा हुई थी, जिसके अनुरूप आप देखोगे
कि इस काल में अलग अलग स्ट्रक्चर भी बने हैं। तो उन्हीं सभी बातों को यहाँ पे बताना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग डायमेंशन लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कि खगोल विज्ञान में क्या प्रगति हुई। खगोल यानी ये होता है पृथ्वी और आप कह सकते हो सौरमंडल के अन्य जो भी ग्रह हैं उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी मिलती है या फिर कोई विद्वान है जिन्होंने कुछ कहा उसके बारे में यहाँ जानकारी देना है। वहीं आगे हम बात करेंगे कि गणित के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई। आप देखोगे तो स्थापत्य या फिर कह सकते हो महल का जो निर्माण हुआ था उसमें क्या प्रगति हुई। इसी के साथ आप देखोगे तो धातु विज्ञान जुड़ जाता है। इस क्षेत्र में धातु विज्ञान में जो प्रगति हुई है वो बताना है। और इसी में आप बता सकते हो महल वाले में कि जो मंदिर निर्माण कला जो इस समय आरंभ हुआ था उसकी क्या आखिर विशेषता थी, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक एक कर हम लोग उदाहरण देते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसा कि हम लोगों ने बताया है हमारे पास शब्द की लिमिटेशन रहती है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा नहीं 2 से 3 लाइन इन सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो आप देखोगे अगर गुप्त काल में तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हालांकि इस काल के अन्य शासक भी महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन उनके समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डेवलपमेंट मिले हैं। जैसे कि उनके काल में नवरत्न भी रहते थे, यानी 9 विद्वान रहते थे और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो खगोल विज्ञान में जो अपना योगदान देने वाले थे उनका नाम था वाराहमिहिर। वाराहमिहिर। इनकी एक पुस्तक भी है जिसे पंचसिद्धिका भी कहते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने खगोल विज्ञान के ऊपर जो काम किया था, चाहे वो पृथ्वी के बारे में अध्ययन हो या फिर सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में है, इन्होंने जानकारी दी थी। वहीं अगर हम बात करें गणित के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है आर्यभट्ट का। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। इसमें आप देखोगे तो शून्य पाई का मान आप देख लोगे। इसी में आप देखोगे तो दशमलव प्रणाली, बीज गणित, ज्यामिति, इन सभी क्षेत्र में आर्यभट्ट का बहुत ही बड़ा योगदान है और ये भी गुप्त काल से संबंधित थे। तो इन सभी का उदाहरण देते चले जाएंगे और आपका आंसर आगे बढ़ता जाएगा। अब हम अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है उनका नाम है चरक और सुश्रुत संहिता, इनकी पुस्तक है। इसके माध्यम से आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें धातु विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में मेहरौली में लौह स्तंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें आप देखोगे कि लगभग गुप्त काल से लेकर अभी वर्तमान समय में भी अगर आप दिल्ली के मेहरौली स्तंभ को देखने जाएंगे तो उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये धातु विज्ञान का आप एक अद्वितीय उदाहरण बता सकते हो, जो कि इतने लंबे समय के पश्चात भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। हालांकि आप देखोगे कि वर्तमान में भी जो लोहे बनाए जा रहे हैं उसमें कुछ ही वर्षों के पश्चात उसमें जंग लगने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। लेकिन गुप्त काल में ऐसी क्या पद्धति का प्रयोग किया जाता था कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, जो कि इसे अद्वितीय बनाता है। और ये सब चूंकि गुप्त काल से संबंधित है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ आपको बताया। अब जो एक हमारा पॉइंट बच रहा है उसमें हम बात करेंगे स्थापत्य, महल और मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो बिना सिविल इंजीनियरिंग के संभव ही नहीं है। चूँकि आप उसकी विशालता और उसकी लंबी आयु को देखोगे तो जब तक जो है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का विकास नहीं हुआ होगा, इतने मजबूत स्ट्रक्चर और इतने टिकाऊ स्ट्रक्चर संभव ही नहीं थे। चाहे उस काल में बने हुए हो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में था, या फिर उत्तर भारत में संपूर्ण आपको दिखेगा नागर शैली में जितने भी मंदिर निर्माण हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया होगा, तभी उतने लंबे स्ट्रक्चर को बनाया जा सका होगा। तो आपको इन्हीं सभी बातों को यहाँ पे बताना है। तो हमारा एक तरह से 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट होता है।
आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए। तो अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।